नमस्कार दोस्तों, आपका शॉर्ट हैंड स्टूडेंट सक्सेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगा प्रभात खबर से। 80 वर्ड पर मिनट एडिटोरियल 5 सेकंड बाद स्टार्ट। इंटरनेट पर हमारी निर्भरता लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसके उपयोगकर्ताओं में बच्चे, युवा और बूढ़े सभी शामिल हैं। इसका उपयोग करने वालों की संख्या में प्रति क्षण वृद्धि हो रही है। मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट की उपलब्धता को बहुत ही सुलभ कर दिया है। चाहे शहर हो या गांव, मोबाइल एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया है जो घर घर की ज़रूरत हो गया है। यह हमारे जीवन में ऐसे दाखिल हो गया है कि इसके प्रभामंडल से बाहर निकल पाना मुश्किल होता जा रहा है। सूचना क्रांति के वाहक इंटरनेट ने जहां हमारे जीवन के कई कामों को बहुत ही आसान बनाया है, वहीं कई बड़ी मुश्किलें भी खड़ी की हैं। बड़े बुजुर्ग साइबर फ्रॉड की घटना का शिकार हो रहे हैं, तो बच्चे साइबर बुलिंग और ऑनलाइन यौन शोषण का हाल ही में चाइल्ड राइट्स एंड यू व चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना ने एक संयुक्त अध्ययन किया है, जिसकी रिपोर्ट अब आई है। इस अध्ययन के अनुसार कोविड महामारी के बाद भारत में बच्चों के साथ ऑनलाइन अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। मोबाइल इंटरनेट तक बच्चों और किशोरों की बढ़ती पहुंच ने उन्हें जोखिम में डाल दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनके लिए एक ऐसी जगह साबित होते जा रहे हैं जहां वे आसानी से अपराधियों के शिकार हो जा रहे हैं। जब कोविड के दौरान स्कूल बंद हो गए थे, तब ऑनलाइन शिक्षा के चलन में आने के कारण इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग काफ़ी बढ़ गया था। इस दौरान माता-पिता की ओर से बच्चों की निगरानी भी कम हुई कि वे क्या देख पढ़ रहे हैं। शिक्षक भी बच्चों की गतिविधियों पर नज़र नहीं रख पाए। इसका नतीजा यह हुआ कि बच्चे और किशोर ऑनलाइन अपराधियों की जकड़ में आते चले गए। कुछ बच्चों के माता-पिता और शिक्षकों ने इस अध्ययन के दौरान यह स्वीकार किया है कि वो अपने बच्चों के व्यवहार में आए परिवर्तन को समझ तो गए थे, मगर इस स्थिति से निपटने के लिए उन्हें कोई सुसंगत जानकारी नहीं थी। उन्हें इससे संबंधित कानूनों के बारे में भी सूचना नहीं थी। रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन यौन शोषण और दुर्व्यवहार की स्थिति पर नियंत्रण के लिए सख्त उपाय करने की ज़रूरत है। यह अध्ययन हमारे लिए एक चेतावनी की भांति है। केंद्र सरकार इस कोशिश में लगी है कि बच्चों के लिए इंटरनेट को सुरक्षित बनाया जा सके। सरकार नया डिजिटल इंडिया एक्ट लाने जा रही है। इस कानून में साइबर बुलिंग को अपराध बनाने की तैयारी है। स्टॉप।
दोस्तों अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा। देशबंधु पेपर से एडिटोरियल। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, 80 वर्ड पर मिनट। 5 सेकंड बाद, बिना समय गंवाए स्टार्ट। देश में अब तक की सबसे मजबूत सरकार होने का दावा करने वाली मोदी सरकार एक डॉक्यूमेंट्री से डर गई। ये देखकर आश्चर्य होता है। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पत्रकारिता की दुनिया में एक बेहद प्रतिष्ठित और विश्वसनीय नाम माना जाता है। 101 वर्षों के सफ़र के साथ बीबीसी दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय प्रसारक है और जाहिर है इस लंबे सफ़र में कई उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन इस बार बीबीसी की मुठभेड़ सीधे भारत की मोदी सरकार से हो रही है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन का पहला भाग इस 17 जनवरी को प्रसारित हुआ और दूसरा भाग 24 तारीख को आना है। लेकिन अब इस डॉक्यूमेंट्री के न केवल प्रसारण पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, बल्कि आईटी रूल्स 2021 की आपात शक्तियों के तहत आदेश देकर यूट्यूब और ट्विटर पर इसके वीडियो हटवा दिया है। ये सारा हंगामा इसलिए है क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में 2002 के गुजरात दंगों और इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। इसका शीर्षक भी सवाल की बात की ही करता है, जबकि देश के लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री ने पिछले 9 वर्षों में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, किसी पत्रकार को बिना किसी पूर्व सूचना के सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी है। जो 2-4 पत्रकारों को उन्होंने तथाकथित साक्षात्कार दिया है वह पटकथा और संवाद तैयार करके दिया है, लेकिन बीबीसी ने सवाल की बात करके सरकार की नज़रों में हिमाकत की और अगले आम चुनाव से पहले गुजरात दंगों के बारे में कुछ अनसुनी बातें बतलाकर सरकार को असहज स्थिति में डाल दिया है। इसलिए मोदी सरकार का नाराज होना स्वाभाविक है। बीबीसी का दावा है कि इस डॉक्यूमेंट्री के लिए उच्चतम संपादकीय मानकों का पालन करते हुए गहन शोध किया गया है। इसके लिए कई गवाहों, विश्लेषकों और आम लोगों से बात की गई है। इनमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं। बीबीसी ने यह भी कहा है कि भारत सरकार ने इस फिल्म में लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। अगर भारत सरकार ने कोई टिप्पणी की होती तो उसे भी डॉक्यूमेंट्री में शामिल किया जा सकता था। तब हम वाकई एक परिपक्व लोकतांत्रिक देश की तरह व्यवहार करते, जो एक अप्रिय विषय पर चर्चा से घबराया नहीं, बल्कि उसका सामना करके अपना पक्ष भी रखा। लेकिन सरकार ने पहले तो कोई बयान नहीं दिया और डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित होने के बाद विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी कि यह डॉक्यूमेंट्री
भारत के खिलाफ एक खास किस्म के दुष्प्रचार का नरेटिव चलाने की कोशिश है। डॉक्यूमेंट्री में दिखता है कि इससे जुड़े हुए लोग और संगठन खास किस्म की सोच रखते हैं, क्योंकि इसमें फैक्ट ही नहीं है। यह औपनिवेशिक यानी गुलामी की मानसिकता को दर्शाती है। कमाल की बात है कि आज़ादी के अमृतकाल में सरकार औपनिवेशिक मानसिकता का डर दिखाकर अपने असली डर को लोगों से छिपा रही है। इस देश में गांधी जी के हत्यारे गोडसे का कई तरह से महिमा मंडन होता रहा है, लेकिन सरकार को राष्ट्रपिता के हत्यारे के गुणगान पर विचलित होते नहीं देखा गया। कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में आतंकवाद जैसी गंभीर समस्या का एक तरफा वर्णन होता है, तब कोई सेंसरशिप लागू नहीं होती, बल्कि उसे टैक्स फ्री करके दिखाया जाता है। मगर एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री पर सारे तरह के प्रतिबंध सरकार लगा देना चाहती है ताकि उसके लिए उलझनें न बढ़ें। यह डॉक्यूमेंट्री मनगढ़ंत बातों पर नहीं बनाई गई है, बल्कि बीबीसी का कहना है कि तत्कालीन ब्रिटिश विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ ने कूटनीतिकों से इन दंगों की जांच करवाई थी, जिसकी रिपोर्ट अप्रकाशित है। बीबीसी ने इस अप्रकाशित रिपोर्ट को ब्रिटिश विदेश विभाग से हासिल कर उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। रिपोर्ट का दावा है कि श्री मोदी साल 2002 में गुजरात में हिंसा का माहौल बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे। रिपोर्ट कहती है कि हिंसा का विस्तार मीडिया में आई रिपोर्टों से कहीं अधिक था और दंगों का उद्देश्य हिंदू इलाकों से मुसलमानों को खदेड़ना था। इस रिपोर्ट के अलावा भी तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी पर हिंसा न रोकने के आरोप लगे थे। इसी को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे राजधर्म के पालन की सलाह दी थी। हालांकि श्री मोदी ने हमेशा ऐसे आरोपों से इनकार किया है और सारे सवालों को तथ्यहीन बताया है। मोदी जी को हर तरह से क्लीन चिट भी मिल चुकी है, न्यायिक अदालत से भी और जनता की अदालत से भी। फिर भी सरकार क्यों डर रही है? ये सवाल तो उठेगा ही। क्या इसलिए कि भाजपा चुनावों के पहले फिर से गुजरात दंगों की चर्चा नहीं चाहती? हालांकि दंगों के बाद के सारे चुनाव भाजपा ने जीते हैं और इस बार के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने 20 साल पहले सबक सिखा दिया वाली जो टिप्पणी की थी वह किस संदर्भ में थी, यह भी जनता ने खूब समझ लिया था। फिर भी भाजपा को भारी बहुमत मिला था, जबकि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जितनी बार जनता के बीच गई उसे मात मिली। मगर अब हालात बदल गए हैं। अब कन्याकुमारी से श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा निकालकर राहुल गांधी ने अपनी छवि के साथ साथ कांग्रेस को भी काफ़ी मजबूत कर दिया है। तो क्या भाजपा का यह डर भारत छोड़ो यात्रा के कारण है? इस यात्रा में राहुल गांधी नफरत को नकारने का आह्वान करते आए हैं। अब उनकी तर्ज पर मोदी जी को भी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपने लोगों को ये नसीहत देनी पड़ी कि चुनाव के लिए बचे 400 दिनों में वे अल्पसंख्यकों तक पहुँचे,
उन्हें अपने साथ होने का एहसास कराएं। ये संदेश अगर सत्ता की शुरुआत से दिया जाता तो शासन के आखिरी 400 दिनों में ऐसी समझाइश की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहरहाल अब देखना ये है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षित कर क्या मोदी जी इस बार राजधर्म का पालन करेंगे। स्टॉप। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।